सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हार्ट और तीसरे नंबर पे हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या हैं? जैसे कि रास्ते नहीं होते, रोड्स होती हैं जहाँ पे ट्रैफिक चलती है, तो ये ऐसे रूट हैं कि जिनमें से ब्लड ट्रैवल करता है। और ब्लड अकेला ट्रैवल नहीं करता, बल्कि अपने साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी, खुराक को भी, ऑक्सीजन को भी और बाकी चीज़ों को साथ लेके चलता है। अब हम आते हैं कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है। ये आपको पता होना चाहिए जी कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें कुछ सेलुलर आर्गन है और कुछ इसमें लिक्विड टाइप चीज़ है। दो तरह से है। जो सेलुलर आर्गन है वो 40 से 45% है और बाकी जो इसमें माए है, लिक्विड टाइप चीज़ है, वो है जी इसकी तकरीबन 55%। 45% सेलुलर आर्गन है और 55% वो प्लाज्मा है, लिक्विड चीज़ है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। सेलुलर जो आर्गन है वो हम कह सकते हैं जी कि वो क्या चीज़ है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। ये परसेंटेज के लिहाज से 8% है हमारी बॉडी वेट का, ठीक है। 100 किलोग्राम है बंदा तो उसका 8% 8 लीटर बनेगा, ठीक है। और अगर उसकी 70 kg है बॉडी वेट, 70 का 8% आप निकालेंगे तो वो तकरीबन 6 लीटर के करीब बनता है। अच्छा, अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए वज़न के हिसाब से, जितना जिस बंदे का वज़न होगा उसका 12वां हिस्सा 1/12, ये भी आप नोट कर लें। 12वां हिस्सा, अगर आपको परसेंटेज याद नहीं रहती तो 12वां हिस्सा आप याद कर लें, 1/12 जो है वो ब्लड होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलोग्राम का बंदा है, 50 को 12 पे तकसीम करेंगे कितना होगा? 4.5 लीटर, 4.5 लीटर, ठीक है। अच्छा, 60 है तो 12 को 60 पे तकसीम करें, 12×5 = 60 किलोग्राम बंदे वाले में कितना होगा? 5 लीटर होगा। 72 किलोग्राम वाले में 12×6 = 72, 6 लीटर होगा। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि वज़न के लिहाज से 1/12 12वां हिस्सा होता है और परसेंटेज के हिसाब से 8% बनता है। क्लियर है? बच्चे साथ साथ बोलते रहा करें, थोड़ा सा यस सर। पता चलता है कि आप लोग इधर बिजी हैं या फिर आप अपने काम कर रहे हैं। सर मुझे क्लियर है सर, हम सुन रहे हैं साथ में। टीम पे जब लग जाता है तो सारे रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा। ये देखिए ना कि रिलैक्स, फिर जब आप सुनते हैं ना फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती। इस वक्त आप बिल्कुल अटेंटिव, ये 2 घंटे है ना, अपने मामलात में से निकाल के बिल्कुल एक्टिव रहा करें ताकि ये चीज़ें यहाँ पे जो डिस्कस हो रही हैं वो आपको समझ आ जाएं। फिर जब आप ये रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर दोबारा सुनेंगे ना तो एक ही दफ़ा सुनने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, अब इसमें बारी बारी आप पढ़ेंगे जी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है जी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वो इससे अगला सिस्टम है जो लिंक कर रहा है। तो वो एल्वुलाई के गिर्द यही कैपिलरीज का जाल होता है, वो एल्वुलाई से कैपिलरीज में ब्लड में आ जाता है और वही जो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स, वो ऑक्सीजन वाला खून लेके दिल में लेके आती हैं और दिल फिर उनको बाहर भेजता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है जो आपके सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की तोड़ फोड़ से, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस उसको कहते हैं। ग्लूकोज की तोड़ फोड़ के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो जिस्म से बाहर फेंकने के लिए यही ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है, वापस फेफड़ों की तरफ लेके आता है और वहाँ से फिर हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जितनी भी बनती हैं वो भी बाहर भेजता है। इसके अलावा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है,
जो हज़मशुदा खुराक आपने विल्लाई से जज़्ब की थी उसमें मिनरल्स भी थी, उसमें विटामिन्स भी थे, उसमें डाइजेस्टिव मटेरियल जो हम कहते हैं ग्लूकोज की शक्ल में खुराक थी, तो वो भी इसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जो बनती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, और फालतू पानी बनता है उनको और फालतू नमकियात, मिनरल्स वगैरह, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, किडनीज़ वगैरह की तरफ लेके आता है, और किडनी उनको छान लेता है और वो एक्सक्रीट कर दी जाती हैं फ्रॉम बॉडी। तो इसके अलावा अगर कोई जहरीले केमिकल आपने ले लिए हैं, कोई मेडिसिन जहरीली ले ली है, कोई और चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, टॉक्सिक हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स, तो ये ब्लड उसको टॉक्सिक जो चीज़ें हैं ना वो लेके जाता है लीवर की तरफ, और लीवर की ये खसूसियत है कि एक फ़िल्टर का काम करता है, ठीक है। तो वो आपके बॉडी से अल्कोहल हो गई जो आपकी नेचुरल चीज़ नहीं है, ठीक है, और जहरीले केमिकल्स हो गए, तो जिगर उनको छान लेता है, फ़िल्टर कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, जिगर खुद डैमेज हो जाता है और पूरी बॉडी को बचा लेता है ठीक है। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होती है। जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, चाहे वो इंसुलिन बनता है, ग्लूकागान बनता है, एड्रीनलिन बनता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, या जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी बनती हैं, थायरॉक्सिन हो गया, पैराथार्मोन हो गया, ठीक है, ACTH हो गया, जितने भी हार्मोन्स आपके बनते हैं ना वो सारे के सारे डायरेक्टली ब्लड में आते हैं, और ब्लड उनको लेके टारगेट आर्गन तक, बॉडी तक लेके जाता है, ठीक है, और वहाँ से फिर वापस लेके आता है। ये ट्रांसपोर्टेशन है 3-4 चीज़ों की जो कि ब्लड करता है। ये आपसे पूछा जाता है जी ब्लड किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो आपने बताना है। उसके बाद है जी रेगुलेशन क्या करता है जी, रेगुलेट करता है जी हमारे पानी की जो pH वैल्यू है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, वो है 7 के करीब, और पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू ऐसे है कि जितने भी लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स हैं उनमें हमने ये देखना है कि वो चीज़ तेज़ाबी खसूसियत की हामिल है, एसिडिक है या बेसिक है या असासी खसूसियत की हामिल है। उसके लिए हमारे पास एक pH इंडिकेटर होता है, वो एक पेपर भी होता है pH पेपर, और एक केमिकल भी होता है जो एक ड्रॉप अगर डालें किसी चीज़ में तो पता चल जाता है उसके कलर से। अच्छा, अगर pH पेपर सिंपल से हम देखें तो उसके ऊपर स्केल बने होते हैं 1 से लेके 14 तक मुख्तलिफ स्केल बने होते हैं, और मुख्तलिफ कलर के स्केल होते हैं। वो किसी भी पानी में डालेंगे तो 7 नंबर का कलर जो है वो ब्राइट हो जाएगा, 7 नंबर पे मेंशन हो जाएगा कि पानी की pH वैल्यू 7 है। ब्लड में डालेंगे तो 7.4 उसकी pH वैल्यू बनेगी, यानी कि अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि 1 से 6 तक अगर चीज़ों की pH वैल्यू है तो वो तेज़ाबी खसूसियत वाली है, 7 वाली न्यूट्रल है, यानी कि ना तो वो तेज़ाबी है ना असासी हैं, एक न्यूट्रल चीज़ है, और 8 से लेकर 14 तक अगर किसी की नंबरिंग आती है, वैल्यू आती है, तो वो असासी खसूसियत की हामिल चीज़ होगी। याद रख लें तमाम खट्टी चीज़ें तेज़ाबी हैं, लेमन जूस से लेके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जितने भी हैं, एसिटिक एसिड, सिरका घर में होता है वो भी तेज़ाब है। तो इनकी वैल्यू जो आएगी 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगी। और अगर कोई तेज़ाब सख्त है, कंसनट्रेटेड है, उसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, और जितना वो उसमें पानी मिलाते जाएंगे डाइल्यूट होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी 5-6 तक होगी। और अगर बिल्कुल पानी है, पानी जैसी कोई चीज़ है, तो वो उसकी वैल्यू 7 आएगी। और पानी से फिर थोड़ी सी कोई चीज़ बेसिक फॉर्म में होती है, तमाम कड़वी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, वो बेस कहलाती हैं, जैसे कि साबुन हो गया, और ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया, ये भी एक हम कह सकते हैं कि एक वो है, एक असास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह, चूना हो गया, बुझा हुआ, अनबुझा, खैर वो केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है। तो ये कड़वी चीज़ें ये 14 तक ज़्यादा उसकी होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू 14 तक आ जाती है।
तो ब्लड जो है इसकी 7.4 पीएच वैल्यू है। ये पीएच वैल्यू के हवाले से भी थोड़ी डिटेल आपको बता दी कि ये हो सकता है वो पूछ सकते हैं आपसे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है। उसके बाद फिर आ जाता है जी कि ये रेगुलेट करता है ख़ास तौर पे प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी कि ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है हीट को, मसल में जो एटीपी जनरेट हो रही है, एटीपी के अलावा आप लोगों को याद होगा कि जब मसल्स वाला हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ शामिल थी कि 80% हीट जितनी भी हमारे मसल एनर्जी पैदा करते हैं ना, उस एनर्जी का 20% एटीपी की शक्ल में होता है और 80% 80% हीट जनरेट होती है। वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हमारी बॉडी के जितने भी मामलात हैं उसको मेंटेन रखने के लिए वो हीट काम आती है, ठीक है। तो वो जो हीट एक जगह पे पैदा हो रही है वो ब्लड उसको कैरी करता है और पूरे जिस्म में फैला देता है। ये कैसे होता है? सर्दियों में बड़ा इसका बेहतरीन मुजाहरा हम करते हैं कि सर्दी लग रही होती है, सिर्फ हाथ हम सेकते हैं, हाथ रगड़ते हैं या किसी भी तरीके से हाथों को गर्म करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हीट ब्लड में ट्रांसफ़र होती है और ब्लड उस हीट को पूरे बॉडी में लेके जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा जिस्म गर्म हो जाता है। तो ये वो प्रोसीजर है जिसको ब्लड फॉलो करता है। उसके बाद है जी कि प्रोटेक्शन करता है। ब्लड कैसे प्रोटेक्शन करता है? हमें पता है कि ब्लड के अंदर कुछ सेलुलर आर्गन हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमारे आर्मी है, हमारी बॉडी को डिफेंड करती है, हमारे फौजी हैं। कोई भी बैरूनी जरासीम, क्योंकि हमें तो पता नहीं चल रहा था जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं या हाथों के ऊपर जो हमारे वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह जो हमें इतने छोटे होते हैं नज़र ही नहीं आ रहे होते। किसी भी खुराक के ऊपर अगर आप एक बाज़ार से एक फ्रूट लेते हैं, एप्पल वगैरह लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो आई थिंक कि आप उसको खाना ही छोड़ देंगे कि इतने सारे जरासीम इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि उसको वाश आउट करके आप खाया करें। तो ये जरासीम किसी भी सूरत में हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए या टच करने के ज़रिए हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी की ये आर्मी वाइट ब्लड सेल्स उन पैथोजेंस के अगेंस्ट, पैथोजन हम कहते हैं कि ऐसे वायरसेस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं उनको हम कलेक्टिवली, जर्म्स तो एक आम वर्ड है, उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो उन पैथोजेंस के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, कॉम्बैक्ट करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और अपनी ख़ास किस्म की वाइट ब्लड सेल जो हैं जिनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, अपनी ख़ास तरह की एक आर्मी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि जरासीम को फिगोसाइटोसिस करके या जिसको हम कहते हैं निगल के तलफ कर देते हैं। बात क्लियर है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी ये प्रोटेक्शन भी करता है। ओके जी, चलें आगे। जब तक आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे ना तो मैं आगे बोलूँगा, मैंने चुप कर जाना फिर। जी सर, हम सुन रहे हैं। गुड। जहाँ पे ना समझ आए, कोई बात कन्फ्यूजन लगे, आपने मुझे स्टॉप करना है, रोकना है और पूछना है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, हो सकता है 80% आपने पढ़ा होगा, 10-20% कोई नई बात आपके लिए हो सकती है, अदरवाइज़ ये रिपीट हो रहा है आपका। यूँ समझ लें कि आपको ये याद करवाया जा रहा है। उसके बाद है जी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में आपको बताया कि 45% सेलुलर चीज़ें होती हैं और क्या कहते हैं उसको 55% इसमें प्लाज्मा होती है। जी, प्लाज्मा होती है। अच्छा, अब जो सेल होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिकोसाइड, ये लिको का मतलब है वाइट, ठीक है ना। और बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं कि ये लिकोसाइट्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स की आगे मज़ीद जो एक टाइप्स हैं वो दूसरी मेरे पास एक PDF है, आप लोगों को अक्सा और सदाकत आपके पास होगी संभल, ब्लड वाली एक अलग से PDF थी विद डायग्राम्स, याद होगा आपको। जी सर, ठीक है, लेकिन सर अब पता नहीं होगी, अब पास नहीं होगी। अब ये देखें ना, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, पता नहीं वाली बात नहीं, यकीनन होनी चाहिए। जब आपको शेयर की गई है तो उसको सेव करना चाहिए।
ओके, उसके बाद फिर हाँ वो भी आप लोगों ने शेयर कर देनी ग्रुप में। फिर था जी प्लेटलेट्स, कि ये सेल तो नहीं होते लेकिन सेल के टुकड़े आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये ब्लड को क्लॉट करने में, कहीं पे अगर ब्लड निकल रहा है हमारी बॉडी से, बाहर निकल रहा है, पंक्चर हो गई है बॉडी, तो वहाँ से इनको बचाते हैं वहाँ पे एक पुल बना देते हैं। ये भी एक थोड़ा सा आगे प्रोसीजर है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% है। उसका जब हम मुआयना करते हैं, एग्जामाइन करते हैं कि इस ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो पता चलता है कि 90% उसमें पानी है, बाकी 10% बचता है। उस 10% में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज जो आपकी खुराक है, जो आपने तैयार की थी, जो हजमशुदा खुराक ग्लूकोज की शक्ल में थी, वो ग्लूकोज या जिसको हम शुगर कहते हैं वो भी। और इसके अलावा ये हार्मोन्स वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एल्बुमिन और दूसरी 2-3 प्रोटीन और हैं, फिब्रिनोजिन, एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन। तो ये वो प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। आगे इनके दिए हुए मज़ीद थोड़ा सा नीचे कि एल्बुमिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाने वाली प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और इसका काम क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को बढ़ाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ब्लड एक सेल से दूसरे सेल में जो जाता है ना, उसका प्रेशर बढ़ाती है एल्बुमिन प्रोटीन। अगर इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ना हो, ऑस्मोसिस आपने पहले इसलिए पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हायर कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ वो सब्सटेंसेस मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो एल्बुमिन की मौजूदगी में वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एल्बुमिन का। यस सर, जब कोई जख्म होता है तो वहाँ पे जो करंट सी वो बन जाती है, तो वो कौन से सेल्स बनाते हैं हमारे? वो आपके ये प्लेटलेट्स। देखें वहाँ पे अगर जो पस बन जाती है ना, देखें ब्लड कट लगा कहीं पे, तो वहाँ पे जरासीम भी पहुँच जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो रहा होता है। तो वाइट जो जितनी पस बनेगी, इट्स मीन के वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स उस जरासीम का खात्मा कर रहे हैं, ठीक है, वो पस की शक्ल में वहाँ पे नमूदार होगी। लेकिन ऊपर जो आप कह रहे हैं कि खरंड सा बन जाता है, तो इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले वो उस कट वाली जगह को, जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन है, वो आके एक जाल बिछा देती है। जैसे हम कमरे के ऊपर ना, आजकल तो ये सीलिंग है, या सीलिंग कह लें कि वो एक जाल डालते हैं उसका सरिये का, या टी आयरन वगैरह डाल देते हैं उसके ऊपर, फिर टाइल्स वगैरह या दूसरी चीज़ें रखते हैं छत बनाने के लिए। तो फिब्रिनोजिन प्रोटीन फाइबर बना देती है दोनों किनारों के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर आके प्लेटलेट्स आके बैठना शुरू हो जाते हैं और वो एक रास्ता बंद हो जाता है, एक पूरा कवर हो जाता है, वहाँ से ब्लड लीक नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर जो स्किन कट हुई है वहाँ पे वो सेल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं ताकि उसको कवर किया जा सके। अच्छा, जो खंड उतर जाता है वो तो वही प्लेटलेट्स वगैरह जम के एक कह लें कि सख्त चीज़ बन जाती है, वो हट जाता है। उसके नीचे से फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आसपास वाले जो सेल्स हैं ना, वो डिवाइड होके उस स्किन को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। याद रख लें, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, ये बाहर वाली स्किन की बैरूनी लेयर है, इसके अंदर खुद ब खुद रिकवर करने की सलाहियत मौजूद है कि अगर इसमें कट लग जाए तो ये कोशिश करके दोबारा रिपेयर हो सकती है, ठीक है। एक ये, और एक थोड़ा सा लीवर के अंदर भी ये खसूसियत है कि वो लीवर भी थोड़ा सा रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। रीजनरेट इसको कहते हैं कि छिपकली देखी है ना आपने, जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो, छिपकली की अगर पूंछ कट कर दी जाए, ठीक है, तो कुछ अरसे बाद वो रिपेयर करके पूरी पूंछ उसकी दोबारा बन जाती है, लगता नहीं है कि कहीं से कटी हुई थी, ठीक है। तो हमारी जो स्किन है ना, सिर्फ स्किन की ऊपर वाली एपिथेलियल टिश्यू, इसमें ये रीजनरेट करने की सलाहियत है, बाकी बॉडी के आर्गन में इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत लीवर के अंदर है। ओके सर। हाँ जी, अगर ये रीजनरेट वाली सहूलत होती तो कहते हैं ना कि किसी का आप सर काट देते, बाजू काट देते, तो वो खुद ब खुद दोबारा उगाता। जैसे कि
एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह में होता है। ओके जी, उसके बाद एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है, ये इसके बारे में पहले आपको बताया कि जब जंग की हालत होती है तो हम आम असले की बजाय फिर अपने टैंक, तोपें और पता नहीं क्या जितना भी मिसाइल्स वगैरह होते हैं वो निकाल के ले आते हैं। तो जिस वक्त हमारी बॉडी में जरासीम घुस जाते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स उनको डिटेक्ट करते हैं और अपने ख़ास सेल तैयार करते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, वो जाके वो हरावल दस्ता होता है, वो जाके इनसे लड़ते हैं, कॉम्बैक्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से। अच्छा, उसके बाद फिर क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसमें फिब्रिनोजेन प्रोटीन हो गई वगैरह वगैरह, जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह याद रख लें, ये मोस्टली लीवर में तैयार होती हैं, वहाँ से फिर ब्लड में आती हैं। इसके अलावा एंजाइम्स वगैरह जो आपके हैं मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के लिए, वो भी ब्लड में इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ओके जी, उसके बाद फिर ये मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है कि आपके जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन, ये लिपिड्स, ठीक है, इनको तोड़ने के लिए जो इनको मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो भी आपके इसमें पाए जाते हैं। ये मुझे बार बार नाम इसका भूल जाता है, प्लाज्मा में। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर आर्गन्स आप कह सकते हैं। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिनकी बाकायदा एक फॉर्म होती है, शक्ल सूरत होती है, उनमें सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, कल भी डिस्कस हो रहा था, रेड कलर के तो होते ही हैं, इसलिए इनको रेड कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम है साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट्स। और ये गोल डिस्क होते हैं और डबल रोटी होती है ना, डबल रोटी को अगर दरमियान से, मोटी वाली डबल रोटी जो है उसको दरमियान से अगर दबा दें तो सेम ये रेड ब्लड सेल की शक्ल बन जाती है। रेड ब्लड सेल्स किनारों से मोटे होते हैं, दरमियान से पिचके हुए होते हैं अंदर की जानिब, ठीक है, डिम्पल्स जिस तरह से होते हैं। तो ये वैसे ही डिस्क की तरह के होते हैं और इनमें कल हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस नहीं होता, और क्यों नहीं होता ये भी आपको बता दिया। इसका लाइफ स्पैन या ड्यूरेशन कितने अरसा ज़िंदा रह सकते हैं, 120 दिन, यानी कि 4 महीने तक ये ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। और मरने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं, ये स्प्लीन में जाके दफन हो जाते हैं, ठीक है। और जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, आजकल आपने ये जानवर वगैरह जहाँ पे कुर्बानी जिन घरों में हुई होगी आपने देखा होगा, वो तिल्ली जिसको आमतौर पे एक कंसेप्ट है कि उसको कोयलों के ऊपर, अंगारों के ऊपर उसको पकाया जाता है, ठीक है, और उसको ऑयल वगैरह, घी की ज़रूरत नहीं होती, तो बड़ी नमकीन सी मज़े की बनती है। तो ज़िबा करने के बाद सबसे पहले तिल्ली एक ऐसी चीज़ है जो जानवर की ना सबसे पहले जल्दी पक जाती है। 10 मिनट लगते हैं उसको, आप किसी सीख में, किसी चीज़ में करके, तो अंगारों के ऊपर, कोयलों के ऊपर आप उसको पका लें, ठीक है। उसके बाद फिर इसका लीवर और जिसको आप कलेजी वगैरह बोलते हैं वो बाद में। अच्छा, इसका मेन काम रेड ब्लड सेल्स का जी वही आपका आ जाता है कि इसमें हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। हेम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन, आयरन वाली, लोहे वाली प्रोटीन। और आयरन की मौजूदगी में ही वो ऑक्सीजन के मालिक्यूल लगते हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल कैरी करती है ये। तो हेमोग्लोबिन का एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मालिक्यूल को अपने ऊपर सवार करके ले जाती है आम हालत में। इस वक्त हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इस वक्त हेमोग्लोबिन का एक मालिक्यूल हम जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन के 4 मालिक्यूल को कैरी करके ब्लड में लेके जा रहा है। लेकिन एक अच्छा एथलीट जब गेम कर रहा हो, हार्ड वर्क कर रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले रहा हो और उस वक्त 20 मालिक्यूल ले जाने की सलाहियत है, कैपेसिटी, एक हेमोग्लोबिन का मालिक्यूल, उसकी कैपेसिटी है कि 20 मालिक्यूल लेके जा सकता है, लेकिन आम हालत में ये सिर्फ और सिर्फ 4 मालिक्यूल लेके जाता है। ये इसमें शायद नहीं है तो मैं इजाफी बता रहा हूँ आप लोगों को।
अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर ऑक्सीजन की वजह से होता है। जितना ऑक्सीजन ये ज़्यादा लेगा उतना उनका कलर रेड होगा। ब्लड का भी रेड कलर इनकी वजह से होता है। ठीक है जी। और उसके अलावा इसमें कोई और बात क्या है? इसके अलावा कहते हैं कि थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड भी ये कैरी करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता। जब आप सांस को वापस कर रहे हैं तो थोड़ी मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके ऊपर हेमोग्लोबिन के ऊपर आती है और वो उसको बाहर रिमूव कर देते हैं। और बाकी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से बात लिखी हुई है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या, मोनो कहते हैं एक को, डाई कहते हैं दो को, ट्राई कहते हैं तीन को। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अगर एक मालिक्यूल लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है और उसका एक मालिक्यूल लग जाता है, तो एक जहरीली गैस बनती है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की कमी में बंद कमरे में सर्दियों में हीटर जलाया जाए या अंगारे जलाए जाएँ, अंगीठी जिसको हम कहते हैं, कोयले जलाए जाएँ, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसलिए आपको कहते हैं कि सर्दियों में रात को सोने से पहले अपने हीटर, अंगीठी वगैरह बाहर निकाल दें, कोयले वगैरह, और हीटर जल रहा है तो उसको भी आप बुझा दें, बंद कर दें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर है, चाहे गैस हीटर है, ठीक है, चाहे अंगारों वाली अंगीठी है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होगा, कम ऑक्सीजन की वजह से वो जो कार्बन जल रहा है वो मोनोऑक्साइड बना देगा और वो जहरीली गैस है और बेरंग बेबू गैस है और इसे पता भी नहीं चलता, तो डेथ हो जाती है। अमूमन ये जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, ख़ास तौर पे स्नो वाले मौसम में, जब इर्द गिर्द इतनी बर्फ़बारी हो रही होती है और वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो लोग बाहर नहीं निकलते, गाड़ियों के अंदर ही बैठे रहते हैं, ठीक है, शीशे बंद करके। ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पे इंजन भी उनका जल रहा होता है और उनकी कंबस्शन से इंजन में चूँकि पेट्रोल, डीजल वगैरह, गैस वगैरह जल रही है, वो भी कार्बन वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनकी कंबस्शन से उनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है और ओवरऑल ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है गाड़ी के अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो लोग बैठे बिठाए ही पता नहीं चलता, उनकी डेथ हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि दम घुटने से वो उनकी जान चली गई। तो ये क्यों चली जाती है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से चली जाती है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि इनकी तादाद कितनी होती है। तादाद इनकी जी 4.5 से 5 मिलियन तक, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 45 से 50 लाख, ठीक है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में आप अंदाज़ा कर लें 1 क्यूबिक मिलीलीटर। अब ये मिलीमीटर कितना होता है कि ये स्केल के ऊपर अगर आप देख लें, 1 मिलीमीटर कोई चीज़, एक ऐसा पैमाना जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर, ऊंचाई 1 मिलीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर हो, तो उसमें 4.5 से 5 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है जी, ये तादाद आपको इसमें आनी चाहिए। उसके बाद है जी ल्यूकोसाइट्स। क्या होते हैं ल्यूकोसाइट्स? वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, ठीक है। और इनकी 4 से 11 लाख होती है या 4 से 5.5 लाख होती है? 4.5 से 5 लाख, बस इतनी है, 11 लाख वाला ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है जी सर। वो 5-7 हज़ार से लेके 11,000 तक वो उसकी हो सकती है, 1,000 तक, वो भी 11,000 तक वाइट ब्लड सेल्स की तादाद, लेकिन 11 लाख किसी की तादाद नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ल्यूकोसाइट्स। हाँ जी, तो ये अपने काम के लिहाज से, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक मिलीमीटर में ये 5,000 से 10,000 तक हो सकते हैं। एवरेज इनकी कम भी हो सकती है। याद रख लें, जिस इंसान में कोई बीमारी होगी, कोई इशू होगा, कोई मसला होगा, इन्फेक्शन होगा, उसमें वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम होती है, क्योंकि देखें फ़ौज हम कब बढ़ाते हैं, कब निकालते हैं फ़ौज? जब कोई ख़तरा हो। अदरवाइज़ फ़ौज बैरकों में रहेगी आराम से, पता नहीं चलेगा कि फ़ौज है भी सही कि नहीं है।
अच्छा जी, तो वाइट कलर की वजह से ही इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ये बेसिकली ये दो हिस्सों में इसको हम कहते हैं, तकसीम करते हैं। एक तो ये राउंड होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये बाहर से थोड़ा सा रिंकल्ड होते हैं, कुछ राउंड होते हैं। रिंकल्ड मैं आप कह लूँ कि किस तरह से आप कह लें कि एक के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, अंडा आपने देखा है, अंडे की जब उसको हम बॉयल कर लेते हैं तो देखते हैं कि जो बिल्कुल सफ़ेदी है वो बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद है, उसके अंदर कोई धब्बे नज़र नहीं आते। अच्छा, ये मुर्गे के अंडे की बात है। लेकिन अगर आप कछुए का अंडा कराची चले गए और साहिल समंदर पे बाजू का तक कछुए के अंडे भी आपको खिलाए जाते हैं, वो मिलते जुलते होते हैं। तो उसका जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें वो थोड़े से ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं ब्लैक ब्लैक, वो ग्रैनुलोसाइट उसको हम कहते हैं। यानी कि ये दो तरह के होते हैं। एक के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, और दूसरा जो है बिल्कुल उसमें दाने वगैरह नहीं होते, वो सफ़ेद आप कह लें कि बिल्कुल लाइट कलर का वो साइटोप्लाज्म उसका होता है। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट्स हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रोफिल वो कहते हैं कि विच शो लिवेंडर ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और इसमें इसिनोफिल्स हैं, ठीक है। इसिनोफिल के अंदर वो कहते हैं जी कि बेड लाइक ब्राइट पिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल्स हैं, ठीक है। ये तीनों फिल्स जो हैं, ये इनके साइटोप्लाज्म में अगर आप देखें तो आपको धब्बे रेशे दाने नज़र आते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इसकी वो बारीक बारीक बता रहे हैं कि एक में ब्लू और दूसरे में पिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, और बेसोफिल्स में लार्ज डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। वो जो आपकी PDF आप शेयर करेंगे ना, उसमें वाज़े तौर पे वो उसमें दिए हुए हैं ग्रैन्यूल्स वगैरह। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जो ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट में भी उसकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये 60% बनाते हैं टोटल वाइट ब्लड सेल्स का। ये आपने याद रखना है। जैसे प्रोटीन में, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन सबसे ज़्यादा है, और वाइट ब्लड सेल्स में इसकी दो किस्में हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट की एक किस्म है न्यूट्रोफिल, वो 60% बनाते हैं टोटल वाइट ब्लड सेल्स का। अब जो दूसरे ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट और दूसरे को मोनोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो बस इनके आपको डिफ्रेंशिएट और नाम का थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी इसकी कोई इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद ये है कि वो जो आपको फेगोसाइटोसिस और वो चीज़ें बता दी कि ये जब पैथोजेंस वगैरह आते हैं तो ये ख़ास किस्म के सेल बनाते हैं। फेगोसाइटोसिस ये निगल के चबाने वाले, तलफ़ करने वाले, चबाने नहीं सॉरी, निगल के तलफ़ करने वाले सेल होते हैं जो बैक्टीरिया को या वायरस को निगल के तलफ़ कर देते हैं। इनको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर किसी जगह पे कोई एक ल्यूकोसाइट की बहुतात हो गई है, इन्फेक्शन ज़्यादा था, उन्होंने जरासीम को मार दिया, तो ये ख़ुद भी ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पे एक पस सी बन जाती है। जहाँ पे पस हो, आप समझ लें कि वहाँ पे मुकाबला हुआ है जरासीम का और हमारे वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। या फिर वहाँ पे किसी भी जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स का, एक जगह के ऊपर ढेर लग जाना, उसको हम कहते हैं छोटी सी एब्सेस बन जाती है या गिल्टी बन जाती है। अमूमन ये दांत की दाढ़ों के जो जड़ें हैं ना, वहाँ पे छोटी सी गिल्टी बन जाती है। जिस तरह से आजकल हमने ज़रा कहते हैं कि बग़ैर किसी एहतियात के गोश्त खाया और दांतों की सफाई का ख्याल नहीं बाज़ औक़ात कोई लोग रखते, तो ये मसूड़ों की बीमारी और वहाँ पे छोटी छोटी ऐसे लगता है जैसे ना इनकी बेस पे कुछ गिल्टियाँ बन गई हैं, एब्सेस बन गई हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल्स का थोड़ा सा ढेर लग जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या चीज़ हैं? इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये पूरा एक सेल नहीं होता इसमें। जब सेल नहीं है तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा। याद रख लें, न्यूक्लियस सिर्फ एक वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, रेड में भी नहीं होते, और प्लेटलेट्स तो सेल ही नहीं है। तो इनकी तादाद जी आपके पास है जी 2 से 4 लाख 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर। और इनका मेन काम है जी क्लॉटिंग इफ़ेक्ट पैदा करना या कोगुलेशन। कोगुलेशन एक साइंटिफिक वर्डिंग है, क्लॉट एक आम लफ्ज़ है, तो ये कोगुलेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। और जब कहीं पे कोई इंजरी हो जाए
तो वो आपको बताया है कि ये किस तरह से करते हैं। फिब्रिनोजेन प्रोटीन वहाँ पे अपनी फाइबर्स बनाती है, ठीक है, और स्ट्रक्चर बिछाती है, उसके ऊपर आके ये टाइलों की तरह जुड़ते जाते हैं प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स बड़े ही अहम हैं। कुछ अर्सा पहले आपने अगर किसी इंसान में प्लेटलेट्स की तादाद ख़त्म हो जाए, गिर जाए, कम हो जाए, तो फिर क्या होता है कि अगर कहीं पे कट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं रुकता, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने सुना था जी कि हमारे जो नवाज शरीफ साहब जी के जी 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 प्लेटलेट्स कम हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कहने वाला था कि कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि हमारे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे काफ़ी सारे। तो अब शायद पूरे हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो ये वो प्लेटलेट्स हैं जी जो कि आपके, बाकी ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन और थ्रेड और ये चीज़ें वो आपको बताई हुई हैं कि किस तरह से ये ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट का एक अलग से भी प्रोसीजर इन्होंने दिया हुआ है। उसके 4 स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं कि जी जब एक इंजर्ड टिश्यू वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करता है और वहाँ पे एक सब्सटेंस को ट्रिगर किया जाता है, दबाया जाता है और वो क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जो वहाँ पे रिएक्ट करते हैं वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन, कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और वो कैल्शियम आयंस को कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन में। और फिर ये ज़्यादा डिटेल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सादा वर्डिंग में उसी तरह से आप बता दें कि फिब्रिनोजेन प्रोटीन रेशे बनाती है, वहाँ पे आके प्लेटलेट्स आके बैठ जाते हैं, तो एक सिंपल सा क्लॉट वहाँ पे बन जाता है, जिसको आप उर्दू ज़ुबान में आप कहते हैं खंड, अभी वो बच्ची ने कहा था। तो ये बहुत ज़्यादा आगे दिया हुआ डिटेल के थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम आयन इसको एक्टिवेट करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन फिर थ्रोम्बिन में आती है और थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजेन से फिब्रिन के धागे, थ्रेड, और फिर ब्लड सेल्स वहाँ पे आके और प्लाज्मा आके वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में वही है जो आपको बता दिया है। उसके बाद आ जाते हैं जी के ब्लड टाइपिंग और ट्रांसफ्यूजन्स। सर जी जी बच्चे, आपके सेल के साथ कोई इशू है? आपकी आवाज़ इतनी बारीक होती है, नहीं समझ आती। क्या कहा है इसने? सर मुझे खुद भी, सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आई है। सर मैं कह रही हूँ कि हम सिर्फ इन 4 स्टेप के नाम याद कर लें कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होती है, ये 4 स्टेप, बस या सफिशिएंट डिटेल है। भी फिर आगे से? नहीं, बस इतना सफिशिएंट है, इतना डिटेल के साथ नहीं जाते और ना ही वो इतना ज़्यादा उनको खुद कोई इस बारे में। ये देखें, मेडिकल है, तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं वो मेडिकल को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानते, ना ही उन्होंने पढ़ा हुआ है और ना ही कंसर्न है हमारा मेडिकल से, ठीक है। तो हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। अगर कोई कर सकता है तो नॉलेज है, वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। ये भट्ट साहब ने जब अनाटमी का पोर्शन मुझसे स्टार्ट किया तो वो जॉइंट्स और मसल्स के हवाले से चलते चले गए और आखिरकार वो इतना ज़्यादा डीप चले गया कि फिर मेरी वहाँ पे बस हो गई और वहाँ पे मैंने उनको एक सॉरी किया, तो वो थोड़ा सा लाइट सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी, तो उन्होंने ओके कह के फिर वापस आए और फिर बेसिक्स से स्टार्ट किया और आगे की तरफ चलते चले गए। तो वो छानते ज़रूर हैं आपको, वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा कितनी हद तक जो है ना, इसको थोड़ा सा इस डीप नॉलेज है। और याद रखें कि हमेशा लिंक करते हैं, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने ऐसा जवाब देना है कि उसी आपके जवाब में से मज़ीद सवालात निकलें, ठीक है। आपने कुछ ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करनी है जो बाज़ औक़ात मैं आपके ये अक्सर जो आप जवाब दे रहे होते हैं उसमें मैं कुछ टर्म्स का इजाफा करता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह से कहें ना, तो फिर वो आपके जवाब में से कोई नए सवाल बन जाते हैं और फिर वो आप उनको अपने उस दायरे में लेके आते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू दें। सवाल ये है, फ़न ये है कि इंटरव्यू देने वाला अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू दे,
ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू मैंने दिया, सिर्फ जनरल नॉलेज के अलावा, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था। और कुछ उसको मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस तरह से कुछ खारजा पॉलिसी के सवालात हुए मुझसे, ये तालिबान के हवाले से सवालात हुए, सी पैक के हवाले से सवालात हुए मुझसे, अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, तो वो जवाब में से फिर एक सवाल की बजाय फिर 3-3 4-4 सवाल उसी एक टॉपिक से वो करते चले गए। तो खैर वो एक अच्छा हो गया, लेकिन सब्जेक्ट वाला 100% मेरे कंट्रोल में था। और जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया और बाकी चीज़ें जो फेवरेट सब्जेक्ट और वो चीज़ें बताई, तो मैंने वो टेक्निक इस्तेमाल की, एक से ज़्यादा 3-3 4-4 गेम्स बताई, 3-3 4-4 सब्जेक्ट बताए। तो वो फिर सारे का सारा उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर से और उन्हीं गेम्स में से वो मुझसे पूछते रहे। तो एक अच्छा इंटरव्यू हो गया जिस तरह से मैं चाहता था। और टाइम दिया गया एक्सप्लेन करने का, जो कुछ वो पूछते थे उनको पता था कि अब इसको एक्सप्लेन करने में एटलीस्ट कुछ 30 सेकेंड या 1 मिनट लगेगा, तो वो सुनते थे। और जब उनको लगता था कि अब ये सवाल का जवाब एक जगह पे ऐसा हुआ कि मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि टीचर है, सबकी मजबूरी होती है कि फिर वो जब आपको चीज़ें आ रही होती है ना, तो फिर आप फैलना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, इतना इतना यहाँ पे रहें। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पे ज़रूर टोका, इसलिए आपको भी कहते हैं कि सिर्फ टू द पॉइंट आपने रहना है, कि एक सवाल के ऊपर ज़्यादा आपने डिटेल नहीं बतानी, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही रहना है। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स। हाँ जी, इसको मुझे लगता है आपसे तो जनरल नॉलेज भी इन्होंने काफी मुश्किल पूछा था। मुश्किल आप कह सकते हैं, लेकिन यही टॉपिक्स जो आपको करवा रहे हैं ना, यही टॉपिक अगर आप कर लें तो ये बज़ाहिर एक आम बंदे की निस्बत बहुत मुश्किल टॉपिक है। लोगों को जनरल नॉलेज का पता नहीं है, वो आज भी वही डोगर की या दूसरी कोई बुक लेके, जी दुनिया का बड़ा समंदर कौन सा है जी, ये पैसिफिक है, छोटा कौन सा है आर्टिक, क्या नाम है उसका, आर्टिक, क्या वर्डिंग है उसकी, आर्टिक, इस तरह से नाम है उसका, आर्टिक। कोई करेक्ट करे जी मुझे, ज़रा मुझे नाम भूल गया वो, आर्कटिक ओशन है आई थिंक, ठीक है। तो जी फलां का, हाँ फलां का वज़ीर आज़म कौन है, फलां का ये हैं एक एक MCQs वाले सवाल। तो टेस्ट की नौयत के क्वेश्चन और होते हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ठीक है। दुनिया की बड़ी झील, मुझे लगता है कि मेल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे कुछ ज्यादा ही जो है ना ये वाले करंट अफेयर्स, और क्योंकि शायद वो न्यूज वगैरह ज्यादा और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और उसके अलावा भी मतलब उनका शायद सोशली इंटरेक्शन ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनको कुरेदते हैं कि इनको कितना पता है कि मर्द जो है उनके लिए, तो वो मैंडेटरी समझते हैं। लेकिन ईमेल साइट पे भी वो करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हौला रखते हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा है ज़रूर, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज, यकीन करें कि अगर आप क्योंकि उनको पता होता है कि अच्छा गर्ल्स को थोड़ा सा इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज का कोई एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा जवाब दे देते हैं, जैसे मुआहदा ताशकंद है, सी पैक के हवाले से दे देते हैं, कासा 1000 के हवाले से आपसे वो पूछ लेते हैं, तो ये वो CSS लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर आप इसका अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो कहेंगे ये तो बड़ी एक कॉम्पिटेंट बंदी है, ठीक है। और आपको जनरल नॉलेज में से ही वो इतना अच्छे नंबर दे देंगे कि आपको सब्जेक्ट में से बस थोड़े से नंबर लें। और इंटरव्यू के पॉइंट बहुत मैटर करते हैं, जो मार्क्स हैं ना आपके इंटरव्यू के, वो आपके बहुत मैटर करते हैं, 100% काउंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने 60 नंबर लिए तो आपके 60 के 60 काउंट होंगे मेरिट में, जबकि टेस्ट में आपने 60 नंबर लिए हैं तो आपके 30 काउंट होंगे, आधे काउंट होते हैं। ये पता है आपको? जी सर बिल्कुल ऐसे, और बाकी जो होते हैं वो फिर एकेडमिक होते हैं मेरे ख्याल से। जी देखिए एकेडमिक, हाँ एकेडमिक मैंने ये देखा है कि मोस्टली हमारे जो मास्टर्स वाले हैं ना, उनका एकेडमिक ज़रा कम होता है। वो इसलिए कि हम बेचारे तो सारी मेहनत करके इतना पढ़ के हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होता है, पढ़ा हमने ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा की होती है, पूरी बुक को रट्टा लगाया होता है, और नंबर आते हैं 60 से 70% के दरमियान, इससे ज़्यादा नहीं आते। जबकि एक CGPA यूनिवर्सिटी वाले जो 20-20 30-30 नंबर के टेस्ट दे दे के, और उसके 100 नंबर को 3 दफ़ा उन्होंने पेपर दिए होते हैं 30-30 नंबर के, ठीक है, सेमेस्टर वाइज, और जनाब उनके नंबर आते हैं जी 70 से स्टार्ट होता है उनका। 3 अगर CGP किसी का है तो वो 70 नंबरों के बराबर है,
ठीक है। और किसी का 3 नहीं होता, सबके 3 पॉइंट समथिंग होता है, 2 3 4 5 6। और मेरे साथ एक लड़का था जो बड़ी मुश्किल से उसका इंटरव्यू पास हुआ और उसका CGPA था 3.9। तो आप मुझे बताएं कि वो 99% तो उसके नंबर बन गया 98% एकेडमिक के, और हमारे 60 से 70 के दरमियान ओवरऑल हैं, 65 या इस रेंज में। तो बड़ा गैप सर है। वैसे भी जो एनुअल सिस्टम के मास्टर होते हैं उसमें मार्क्स जो है वो हमेशा कम ही आते हैं। सेमेस्टर वाले थोरोली रीड भी नहीं करते, 2-2 असाइनमेंट पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, और हम लोग 2-2 बुक्स भी पढ़ लें तो उतने मार्क्स नहीं देते। एनुअल सिस्टम में ये बड़ी एक जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉबैक है कि जिन्होंने बेचारों ने किया होता है ना तो वो फंस जाते हैं फिर अपनी डिग्री में ना आके, कि बिल्कुल वो ऐसे। परसेंटेज उनकी हमेशा से डाउन रहती है। हाँ जी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने थरोली चीज़ों को पढ़ा होता है जितना जी नॉलेज इंटरव्यू। के लिहाज जी, से ऑब्वियसली कि उनके पास नॉलेज ज्यादा होता है। और इसी नॉलेज को हमने कैच करवाना है, यही हमारे पास एक आखिरी एक हरबा है। बाकी तो जो कुछ होना था टेस्ट दे दिया, एकेडमिक हमारे बस में नहीं है, एमफिल PhD हमारे पास नहीं है, 10 नंबर तो वो चले जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर एमफिल के, 5 PhD के होते हैं, वो तो वैसे चले गए। तो बाकी जो हमारे पास हाथ में है इंटरव्यू है, इंटरव्यू से हमने उन तमाम चीज़ों को ओवरकम करना है। इंटरव्यू में अगर हम 70 नंबर ले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा 50-55 ले रहा है और आप 70 ले रहे हो तो मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा आपका उसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू को हमने बहुत अच्छा बनाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। उसके लिए फिर हमने ये जनरल नॉलेज और ये सब्जेक्ट के जितना अच्छा हम कर सकते हैं इसको करेंगे, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है इंशाल्लाह। और ये इसलिए इसकी बेहतरीन प्रिपरेशन यही है कि आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी कम होनी चाहिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें, बोलें। आज मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि आप लोग ज़रा मतलब उस तरह से सीरियस नहीं हैं जिस तरह से होना चाहिए। टाइम का कोई पता नहीं है। आप लोग तो बच्चे एक्साइटेड होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दें। आप हमसे लड़ें कि सर मुझसे 10 सवाल करें, 20 करें, 30 सवाल करें, क्योंकि आप बोलेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। साथ साथ करेक्शन तो हम करते रहेंगे, एडिशन जो आपका है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और बजाय इसके कि हम ज़्यादा बोलें और आप सुने। सर मुझे तो पता नहीं टेंशन ही सर इतनी है कि आप यकीन करें, मैंने जो पढ़ा हुआ था ना मुझे उसमें से भी लगता है कि मेरा ना जो है वो पहले मैं थ्योरी पढ़ती होती थी, साथ फिर मैं उसके MCQs करती थी, तो मुझे हर एक चीज ऐसे होती थी कैसे बिल्कुल बहुत क्लियर है, मुझे इसमें से हर चीज पता है। तो अक्सर सिर्फ थ्योरी को पढ़ती हूँ तो वो MCQs की बुक्स रखती हैं, उनमें जो छोटे छोटे पॉइंट थे तो अब ऐसा लगता है सारा कुछ भूल गया। नहीं, MCQs की बुक को तो अब आप बिल्कुल उस तरफ जाएँ ना, उसको छोड़ दें। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पर हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बहुत सारे MCQs हो जाते हैं, तो MCQs की तो बुक्स को आपने टच नहीं करना। जो बट साहब की बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जी, वो वाले, ऑब्जेक्टिव के अलावा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ। जैसे आज हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो उसके जो वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम वो भी प्रिपेयर कर लेते हैं साथ में ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो जाएगा हमारा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये भट्ट साहब की बुक के इनके जो 50-50 शॉर्ट क्वेश्चन थे ना, MCQs के साथ साथ इन्होंने वो दिए हुए थे। ख़ास तौर पे जो BS का पोर्शन है, ठीक है, ये भी आपको कल से मेरा ख्याल है कि वो स्टार्ट करवाते हैं। जो BS का पोर्शन है उसमें से 20-20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप साथ साथ करते रहे। उन्होंने अपनी बुक्स से अपने, क्योंकि वो वाहिद बुक है जो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है BS का, बाकी किसी भी बुक में BS का पोर्शन शामिल नहीं है, ठीक है। तो वो पोर्शन आप करें, उसमें से सवाल लाजमी पूछते हैं। सर यहाँ पे पिंडी में भी बट साहब ही होंगे या कोई और होंगे? ये बच्चे अब किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहीं पे ये अब बट साहब तो कन्फर्म है कि ये लाजमी होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो कुछ 1-2 नए लोगों का एक्सपेरिमेंट किया गया था उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली। तो बट साहब के साथ साथ कोई ये सईद साहब का सुनने में आ रहा है कि ये सईद जावेद साहब जो हैं, इनका हो सकता है कि इनको भी किसी जगह भेजा जाए। सर जी एक सवाल था मेरे माइंड में। जी जी सर ये हम फ़ोन पे तो